BA द्वितीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। प्रथा के अनुसार हम पहले छात्रों के नाम गिनवाएंगे ताकि आपको भी पता चले और अन्य जो बाद में वीडियो देखेंगे उनको भी शामिल होने की प्रेरणा मिले। महादेवी बंकट हुबाले, गजानन कोंडीबा खोकले, ज्ञानेश्वर बाबूराव खुटे, रामकृष्ण दत्ता बोटेकर, आदिनाथ विश्वनाथ खोकले, आकाश पिराजी ढोले, प्रल्हाद आत्माराम कुर्डे, शिवकुमार रामू डवरे, आकाश दीपक बोरकर, अरमान अली करीम शेख, अवंती आनंद जानराव, सविता गजानन वानोळे, सोनाली दत्तू कसबे, धनश्री धनाजी धामने, मगर प्रतीक्षा अरविंद, स्नेहा मंगेश पाटिल, मीनाक्षी अप्पासाहेब माने, ज्ञानेश्वर रामू पोपसे और सपना सदाशिव खोकले। 19 छात्र हैं। देखिए, कल की तासिका में हमने प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी, जो क्रमशः निम्न प्रकार से हैं। जो हमने देखी थी वो है, प्रयोजन मूलक भाषा विशिष्ट भाषा होती है। प्रयोजन मूलक भाषा में कृत्रिमता और औपचारिकता होती है। प्रयोजन मूलक भाषा ये एक अर्जित भाषा है। प्रयोजन मूलक भाषा में प्रयोजन परकता अत्यधिक होती है। प्रयोजन मूलक भाषा में पारिभाषिकता एवं अभिधा परकता होती है। और अंतिम जो हमने विशेषता देखी थी, इसमें प्रयुक्ति परकता होती है। छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग बड़ा होता है, प्रयुक्ति छोटी होती है। अब हम जाएंगे प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों को देखने के लिए। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। उसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। क्षेत्र विस्तार के कारण उसके विभिन्न रूप हमें दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों पर हम विचार करेंगे। पहला रूप है वाणिज्य व्यापार संबंधी हिंदी भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयीय हिंदी, तकनीकी हिंदी, समाज शास्त्रीय हिंदी, साहित्यिक हिंदी, सामाजिक हिंदी, प्रशासकीय हिंदी और जनसंचार माध्यम के लिए प्रयुक्त हिंदी। तो इनमें से हम कुछ बातों को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने जब प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा करने की कोशिश की थी या उससे प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य क्या है यह समझने की कोशिश की थी, तो बताया गया था कि यह एक विशेष लोगों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी है या भाषा होती है। तो इसमें देखिए, उस आधार पर ये अलग अलग उसके वर्ग किए गए हैं, जैसे वाणिज्य व्यापार या वित्त वाणिज्य व्यवसाय संबंधी हिंदी, कार्यालयी हिंदी, तकनीकी हिंदी, समाजशास्त्रीय हिंदी, साहित्यिक हिंदी, समाजी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी और जनसंचार माध्यम में प्रयुक्त होने वाली हिंदी। तो इनमें से क्रमशः हम एक एक पर आज हम विचार करेंगे। वाणिज्य व्यापार वित्त व्यवसाय संबंधी जो हिंदी होती है वह कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है। देखिए, इस प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में, मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी का जो बहुत विस्तृत क्षेत्र है, उसमें से एक क्षेत्र है वित्त का। वित्त वाणिज्य व्यवसाय और व्यापार संबंधी, मतलब जहाँ पैसों का लेन देन होता है, जहाँ खरीद फरोख्त होती है, ऐसा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें बाजार आते हैं, मंडियाँ आती हैं, दलालों के बाजार आते हैं, शेयर बाजार आते हैं, शेयर के दलाल आ जाते हैं, सट्टा बाजार आ जाते हैं। ये जहाँ जहाँ प्रयुक्त होने वाली है, ये सारी व्यावसायिक हिंदी कहा जा सकता है इसे। मतलब वित्त वाणिज्य व्यापार व्यवसाय से संबंधित जहाँ भी कुछ काम होता है, बैंकिंग का क्षेत्र है, LIC का क्षेत्र है, कहीं भी हो, वहाँ जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसको हम प्रयोजन मूलक हिंदी का व्यावसायिक क्षेत्र कह सकते हैं, या इसे हम व्यावसायिक हिंदी कह सकते हैं।
इसके उपरांत दूसरी है कार्यालयी हिंदी, जो हमें बहुत पढ़नी है आगे जाकर के, यानी जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज हम कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, उस राजभाषा के कार्यालयी रूप को भी बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। उसके भी वीडियो मैंने पहले बनाए हुए हैं, मैं आपको डाल दूंगा, जो बीकॉम के लिए बनाए थे, वो आपके लिए भी उपयोगी हैं। कार्यालयी हिंदी, इसमें विविध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों तथा प्रशासन से संबद्ध भाषा रूप आते हैं। कौन कौन से? सरकारी कार्यालय हो या गैर सरकारी कार्यालय हो या अर्ध सरकारी कार्यालय हो, जितने भी कार्यालय हैं उन सब में प्रयुक्त होने वाली जो हिंदी है उसको हम कार्यालयी हिंदी कहते हैं। यह प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा क्षेत्र है। अब हम चलते हैं तीसरे क्षेत्र की ओर, तकनीकी हिंदी। इसमें विभिन्न विषयों, जैसे तकनीकी विषय होते हैं, तांत्रिक विषय होते हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों और विभागों से संबंधित जानकारी होती है, जैसे इंजीनियरिंग है, कारपेंट्री है, लोहार का कार्य है, प्रेस का कार्य है, फैक्ट्री का कार्य है, कारखाने का कार्य है। जहाँ जहाँ तकनीक है वहाँ वहाँ इस प्रकार की हिंदी बोली जाएगी, इस प्रकार की हिंदी का वहाँ प्रयोग होगा। मतलब अभियांत्रिकी हो, जैव अभियांत्रिकी हो, कारपेंट्री मतलब जिसे सुतार का काम हो, लोहार का काम हो, प्रेस प्रेस जहाँ पत्र छपते हैं, पत्रिकाएं छपती हैं, उस प्रेस का भाग हो, फैक्ट्री जहाँ बहुत सारे लोग एकत्र आकर के कोई उत्पाद बनाते हैं, उस फैक्ट्री में मिल इत्यादि में प्रयुक्त होने वाली भाषा का जो रूप है उसको हम तकनीकी हिंदी कहते हैं, तांत्रिक हिंदी कहते हैं। अगली हिंदी है समाज शास्त्रीय हिंदी। समाज शास्त्रीय हिंदी, जिसमें समाज शास्त्र या समाज विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं, योग शास्त्र, 21 तारीख को हम बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने वाले हैं, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, उसके उपरांत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र और मनोविज्ञान, इनमें प्रयुक्त होने वाली भाषा रूप जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें समाज शास्त्रीय हिंदी कहते हैं। अब देखिए, अब इस समय आपने हिंदी विषय लिया है ऐच्छिक, और हिंदी विषय में आप ये पढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ ये सारे विषय हिंदी में ही पढ़ाए जाते हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, राज्यशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मानस शास्त्र है, उसके उपरांत फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र है। ये सारे के सारे विषय वो हिंदी में ही पढ़ाते हैं। चूँकि हम महाराष्ट्र में हैं तो हिंदी विषय को छोड़ करके हम सारे विषय, हिंदी और अंग्रेजी विषय को जोड़ करके बाकी सारे विषय हम मराठी में पढ़ते हैं, लेकिन उत्तर भारत में ये विषय पढ़ने के लिए भी हिंदी होती है। मतलब जहाँ जहाँ हिंदी भाषी प्रदेश हैं उन सभी हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी भाषा में से ही इन समाज शास्त्रीय विषयों को पढ़ा जाता है। अब उसके उपरांत साहित्यिक हिंदी, ये भी प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप होता है। साहित्यिक हिंदी अर्थात गत वर्ष जैसे आपने कुछ नाटक पढ़े, एकांकियाँ पढ़ी, उपन्यास पढ़े, कहानियाँ पढ़ी, नाम भी अगर ले लूँ, अमिता नाम का उपन्यास आपने पढ़ा, उसके उपरांत आपका बंटी नाम का उपन्यास पढ़ा है, कहानियाँ पढ़ी हैं, जैसे जिन कहानियों में हम समावेश करते हैं, देखिए जमींदार का दृष्टांत, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, नैराश्य पुरस्कार, नारंगिया, वह सांप, परमात्मा का कुत्ता, ठेस, फैसला, साहब फिर कब आएंगे, माँ और सपना। आपने नाटक भी पढ़े थे, जोशी सर जी ने आपको पढ़ाए थे नाटक। इन नाटकों में होरी नाम का एक नाटक था, विजय पर्व नाम का एक नाटक था, अलख आज़ादी के नाम का नाटक था, एकांकियाँ बहुत सारी थीं। और इस वर्ष भी शायद वे आपको गद्य के विविध आयाम पढ़ा रहे हैं। मतलब हिंदी गद्य साहित्य जो है उसके अलग अलग, मतलब रेखा चित्र, संस्मरण वगैरह वगैरह पढ़ा रहे हैं वो आपको। तो ये जो साहित्यिक भाषा है, साहित्यिक हिंदी है, जो साहित्य के विविध विधाओं में प्रयुक्त होने वाली हिंदी है, ये भी प्रयोजन मूलक हिंदी का एक हिस्सा है। ये भी एक क्षेत्र है। इसमें आनंददायक उच्च स्तरीय साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज इत्यादि विधाओं में प्रयुक्त होने वाले
भाषा रूप आ जाते हैं। तो ये हुई साहित्यिक हिंदी, ये भी प्रयोजन मूलक हिंदी का एक छोटा क्षेत्र है। प्रयोजन मूलक हिंदी बहुत व्यापक क्षेत्र है। उसके उपरांत समाजी हिंदी या सामाजिक हिंदी, इसका प्रयोग सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता करते हैं। ध्यान रखिए, जितने भी राजकीय कार्यकर्ता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं, वे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं सामाजिक या राजनीतिक हिंदी। इसके उपरांत हम देखते हैं कि प्रशासनिक हिंदी, मतलब प्रशासन, मतलब देखिए कि प्रधानमंत्री से लेकर के उनका मंत्रिमंडल, इधर हम राजभाषा के प्रकरण में बहुत अच्छी तरह से हमने समझा हुआ है कि इन सभी बातों में जहाँ जहाँ प्रशासकीय कार्य होता है, चाहे वो पुलिस का क्षेत्र हो, चाहे मिलिट्री का क्षेत्र हो, चाहे मंत्रियों के मंत्रिमंडल हो, चाहे उपमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे उसके उपरांत राज्य मंत्री हो, इन सब के द्वारा जो नीति निर्धारण किया जाता है उसको प्रशासन कहा जाता है। और इसी प्रशासन के माध्यम से सचिव, उपसचिव, अवर सचिव, उनके अंडर में काम करने वाले सारे लोग ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम प्रशासनिक हिंदी कहते हैं, प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले हिंदी कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रयोजन मूलक हिंदी का है। इसके उपरांत अंतिम क्षेत्र आता है जनसंचार माध्यम के लिए प्रयुक्त हिंदी। अब जनसंचार माध्यम जितने भी हैं, चाहे वह मुद्रित माध्यम हो, चाहे श्रव्य माध्यम हो, चाहे दृश्य माध्यम हो, चाहे दृक्श्राव्य माध्यम हो, चाहे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, इन सब में जो प्रयुक्त होते हैं उसके लिए हम कहते हैं जनसंचार माध्यमों की हिंदी। इसमें देखिए पत्रकारिता का क्षेत्र आ जाता है, आकाशवाणी आती है, दूरदर्शन आता है और आज के सोशल मीडिया आ जाते हैं, ये सारे के सारे। यानी हिंदी के जो प्रयोजन मूलक हिंदी के जो विभिन्न रूप है उसका कारण यह है कि हिंदी अत्यंत समृद्ध भाषा है और प्रयोजन मूलक हिंदी उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। ध्यान रखिए, यह प्रश्न पत्र आपको क्यों रखा गया? क्योंकि आप साहित्य तो पढ़ लेते हैं, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ लेते हैं, प्रसाद की कहानी पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ लेते हैं, ये एक भाग मात्र हुआ। और इसके अलावा जो अत्यंत विस्तृत भाग है, बहुत विस्तार पूर्वक हिंदी हमें पढ़नी है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ समझनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा कि हिंदी का कितना विस्तृत क्षेत्र है और इस विस्तृत क्षेत्र को हम किस प्रकार से उसका अध्ययन करें और उसके प्रश्न पत्र में अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, ये आप इस प्रकार से विचार करें, सोचें, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा कार्य आपको करना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि अभी ये प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप हमने देखे, जिनमें व्यावसायिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, तकनीकी हिंदी, समाजशास्त्रीय हिंदी, साहित्यिक हिंदी, समाजी हिंदी या जिसको राजनीति हिंदी कहा जाए, प्रशासनिक हिंदी और जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयुक्त होने वाली हिंदी, इनको थोड़ा सा हमने विस्तार से देखा है। अब हम देखेंगे कि और भी कुछ क्षेत्र होते हैं जिनको लेकर के हमें यहाँ चर्चा करनी है और क्या क्या हम कर सकते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के अध्ययन के अंतर्गत, हमें क्या क्या अपेक्षित है उसको भी हमें देखना है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के जो विविध रूप हमने अभी देखे हैं वे अलग अलग क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप एवं व्यवहार का क्षेत्र ये हैं, ये सारे क्षेत्र जो अभी हमने कहे थे। दूसरे शब्दों में प्रयोजन मूलक हिंदी एक और केंद्र एवं राज्य सरकार के पत्र व्यवहार की भाषा है। पत्र व्यवहार, विधानमंडल की कार्यवाही, संसदीय विधियां, कार्यालयीन पत्राचार, सरकारी संकल्पों, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, आयोग, समितियां, अभिकरण, मसौदे, निविदा, फॉर्म्स, लाइसेंस, परमिट, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली विधि, बैंकिंग तथा डाकघर आदि में प्रयुक्त होती है। क्या क्या ध्यान रखें, मैं फिर से कहता हूं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र कितना बड़ा है। देखिए, हमने उसके रूप देखे, अब क्षेत्र कितना बड़ा है, उसमें केंद्र सरकार के सारे पत्र व्यवहार, राज्य सरकार के सारे पत्र व्यवहार, संसद के दोनों मंडल, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाहियां, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों की कार्यवाहियां, संसद की सारी गतिविधियां,
कार्यालयीन पत्राचार, सरकारी संकल्प जितने भी हों, रिजोल्यूशन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, अधिसूचनाएं जिनको नोटिफिकेशन कहा जाता है, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस नोटिफिकेशन जिसे कहा जाता है, आयोग के रिपोर्ट, समितियों के रिपोर्ट, अभिकरण है, मसौदा प्रारूप लिखना है, निविदाएं किसी चीज के लिए मंगवानी है, फॉर्म्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के लाइसेंस जिनको अनुज्ञप्ति कहा जाता है, अलग अलग परमिट, अलग अलग परवाने होते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की जितनी विधियां होती हैं, कायदा होता है, उसके उपरांत बैंकिंग है, डाकघर है, LIC का ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, यानी बस स्टैंड है, यहाँ जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सब में के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। सिर्फ प्रयोग करके काम नहीं चलेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा और उसमें और अधिक किस प्रकार से बढ़ोतरी हो जाती है ये कहें। खुदा न खास्ता देखिए, बहुत सारे छात्र बार बार ये कहते हैं कि सर हम इतने ग्रेजुएट हो गए, PG हो गए, मतलब स्नातक पदवी हमने धारण की, परास्नातक पदवी धारण की, हमें नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती कि कार्यालयीन कामकाज के कौशल आप में नहीं होते, इसलिए इन कौशलों से भी हमारा वास्ता पड़ेगा और इसे हम अधिक डिटेल में हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसके वीडियो जो मैंने पहले ही बनाए हुए हैं ये भी आपके ग्रुप पर डाल दूंगा ताकि आप उसे अच्छी तरह से पढ़ सकें, समझ सकें। जो मैंने बीकॉम के लिए किए हैं वो आपके लिए भी चल सकते हैं, जैसे प्रारूप लेखन के हैं, जैसे संक्षेपण लेखन के हैं, टिप्पण लेखन के हैं, प्रतिवेदन लेखन के हैं, ये सारे के सारे वीडियो में डाल दूंगा। वो आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको आपके पाठ्यक्रम का बहुत सारा भाग वहाँ पूरा हो जाएगा। तो देखिए कि अब एक तो हो गया ये कार्यालयीन हिंदी, उसके उपरांत दूसरी ओर व्यावसायिक पत्र होते हैं, विज्ञापनों की रंगीन दुनिया है, दृक श्राव्य माध्यम जो होते हैं, टेलीविजन जैसे, रेडियो जैसे, उनमें भी यह भूमिका निभाती है जिसको हम मीडिया की हिंदी कह सकते हैं। इसके अलावा जीविका उपार्जन के लिए, मतलब आजीविका के लिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई काम करता रहता है। हाँ, जैसे मेरे पिताजी को एक नौकरी थी, मैं भी एक नौकरी कर रहा हूँ, मेरे भाई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई किसानी करता है, कोई बाबूगिरी करता है, कोई दलाली करता है, कोई स्टॉक ब्रोकर होता है, कोई बैंक में क्लर्क होता है, कोई बैंक में व्यवस्थापक के पद पर होता है, प्रबंधक के पद पर होता है, कोई ना कोई व्यक्ति काम करता है, क्योंकि काम करना हमारी आजीविका के लिए, पेट भरने के लिए अत्यंत आवश्यक है, हमारे जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है। तो उस जीविकोपार्जन में सेवा के माध्यम से जितने भी काम आते हैं उसमें प्रयुक्त होने वाली भाषा भी प्रयोजन मूलक हिंदी है, और उसके विविध आयाम प्रयोजन मूलक हिंदी के व्यापक व्यवहार क्षेत्र की ओर संकेत करते रहते हैं। मतलब कितना भी कोई भी कार्य हो, मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापक के रूप में मुझे जो कुछ करना है, कार्यालयीन काम करने हैं, अलग अलग से आप लोगों से संपर्क रखना है, आपकी तासिकाएं लेनी है, ये आपको स्कॉलरशिप की बात कहनी है, आपसे परीक्षा विभाग की बात करनी है, परीक्षा फॉर्म भरने की बात करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि से, क्योंकि इस पर मेरा पेट चलेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि संस्कृत में एक बात कही गई है जिसका उदाहरण मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए, बुभुक्षितो व्याकरणम न भुंजते, पिपासितो काव्यरसो न पीयते। भूखा व्यक्ति व्याकरण खा करके उसका पेट नहीं भर सकता, और प्यासे व्यक्ति को काव्यरस पी करके उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। उसके लिए आपको ठोस खाना, ठोस पानी ही पीना पड़ेगा, और उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, और ये धन आप कमा सकते हैं अपने कार्य की मदद से, और वो कार्य के लिए जिन कौशल्यों की जरूरत है ये भाषाई कौशल उसमें आ जाते हैं। आप कहीं भी जाइए, दुनिया के किसी भी कार्यालय में जाइए, ये जिन कौशल्यों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सुनने का कौशल है, जैसे पढ़ने का कौशल है, जैसे लिखने का कौशल है, हाँ, जैसे बोलने का कौशल है, प्रस्तुतिकरण का कौशल है, टाइपिंग का कौशल है, मुद्रण का कौशल है, तो ये सारे कुशलताएं आपको आनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग का कौशल है, प्रारूप लेखन का कौशल है, संक्षेपण लेखन का कौशल है, टिप्पण लेखन का कौशल है, प्रतिवेदन लेखन का कौशल है, समाचार लेखन का कौशल है, रेडियो वार्ता लेखन का कौशल है, अनुवाद लेखन का कौशल है,
बैंकिंग अनुवाद का कौशल है। हर क्षेत्र में आप इस प्रकार जाते हैं तो ये भाषाई कौशल जब तक आप उनको अर्जित नहीं करते तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और ध्यान रखिए, केवल डिग्री देख करके नौकरी देने का ज़माना अब चला गया। और आगे चल करके देखिए, सरकारी नौकरियां ही नहीं रह रही हैं, तो जितने भी निजी क्षेत्र हैं, इन निजी क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए आपको ये सब कुछ आना चाहिए। अब उसके उपरांत हम देखते हैं कि ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी का जो व्यापक व्यवहार क्षेत्र है उसको आप समझें और ये कौशल स्वयं में इंकलकेट करने का, स्वयं में इन कौशल्यों को अभिवृद्ध करने का प्रयास करें। आज 21वीं सदी है, ध्यान रखिए, और आज 21वीं सदी में प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में काफी विस्तार हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है और आगे होगा। ये परिवर्तन, ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्रों के विस्तार का जो एक क्रांति है, ये जो परिवर्तन की आंधी है, ये अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, ये तो चलती ही जाएगी। हमें स्वयं को उस आंधी की तरह ढालना पड़ेगा, स्वयं में उन कौशल्यों को निर्माण करना पड़ेगा, अच्छी तरह से उन कौशल्यों को अधिकतर स्थान देना पड़ेगा हमारे दैनिक व्यवहार में। तब कहीं जाकर के हम कुछ आगे जाकर के पा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, वरना आए गए मर गए कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो 21वीं सदी में प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में काफी विस्तार हो चुका है, हो रहा है और आगे भी होगा। आज वह केवल उच्च साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी प्रयुक्त नहीं होती, अपितु प्रशासन, बैंक, विधि जिसको कायदा कहते हैं, पत्रकारिता, तकनीकी, इन सभी अनेक क्षेत्रों में वो प्रयुक्त होते रही है। विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए आने वाली, सिद्ध करने वाली भाषा में उस क्षेत्र विशेष के अनुरूप प्रयुक्तियों की उद्भावना होती है। इन्हीं प्रयुक्तियों के आधार पर क्षेत्र विशेष की भाषा के प्रयोजन मूलक स्वरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोग क्षेत्र अनेक हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोग क्षेत्रों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए कैसे। एक, पहला, विविध प्रकार के प्रशासनिक पत्र। विविध प्रकार के प्रशासनिक पत्र। मेरे मोबाइल की बैटरी कम हो गई, मैं थोड़ा सा इसे जोड़ देता हूँ। पावर बैंक से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कि इसमें किस विविध प्रकार के प्रशासकीय पत्राचार इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, इसमें विविध प्रकार के वैज्ञानिक तकनीकी विषय आते हैं, जैसे भौतिक शास्त्र और भौतिकी संबंधी अनुप्रयुक्त विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातुकर्म, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला आदि। फिर उसके बाद रसायन या रसायन शास्त्र से संबंधित जितने भी अनुप्रयुक्त क्षेत्र हैं वे सारे आते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, उर्वरक विज्ञान है आदि। फिर तीसरा, गणित और गणित से संबंधित जितने भी अनुप्रयुक्त विज्ञान हैं, जैसे गणित है, ज्योतिष है, सांख्यिकी है, अलजेब्रा है, भूमिति है वगैरह। फिर उसके उपरांत प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंधित अनुप्रयुक्त विज्ञान, जैसे जीवशास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी, कृषि इत्यादि। और उसके उपरांत कंप्यूटर विज्ञान। और अंतिम आता है आयुर्विज्ञान, जैव रसायन आदि। आयुर्विज्ञान का मतलब होता है वैद्यकीय क्षेत्र, आयुर्वेद जिसको हम कहते हैं। वो सारे के सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। मैं फिर से इनको आपके सम्मुख रखूंगा। पहली बात हमने रखी थी कि सारे प्रशासकीय पत्राचार के लिए आपको प्रयोजन मूलक हिंदी सीखनी पड़ेगी। और प्रयोजन मूलक हिंदी के जो अलग अलग विषय हैं, जिनमें भौतिक तथा भौतिक शास्त्र से संबंधित अनुप्रयुक्त विज्ञान, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग जिसको हम स्थापत्य अभियांत्रिकी कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, धातु कर्म है, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला है। उसके उपरांत रसायन शास्त्र से संबंधित अनुप्रयुक्त विज्ञान, जैसे पेट्रोलियम है, उर्वरक, जो खेती के लिए उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसको हम खाद या खत कहते हैं, वो है। फिर उसके उपरांत गणित और गणित से संबंधित अनुप्रयुक्त विज्ञान है, जैसे गणित है, ज्योतिष है, खगोल शास्त्र है, रॉकेट तंत्र ज्ञान है वगैरह वगैरह। फिर उसके उपरांत प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंधित जैसे अनुप्रयुक्त विज्ञान है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी है, जैव अभियांत्रिकी है, अनुवांशिकी है, कृषि है वगैरह वगैरह।
और उसके उपरांत कंप्यूटर विज्ञान, जो कंप्यूटर साइंस आज बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आ रही है वह है। और अंतिम है आयुर्विज्ञान, वैद्यकीय शास्त्र। ये सारे के सारे विषय प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और उसके उपरांत तीसरा महत्वपूर्ण स्थान आता है, वह है जनसंचार माध्यमों से संबंधित विषय हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं, हैंडबिल हैं, पैम्पलेट्स हैं, पोस्टर हैं, विज्ञापन है, रेडियो है, सिनेमा है, दूरदर्शन है, वीडियो कैसेट हैं, सीडीज हैं, वगैरह वगैरह। उसके उपरांत चौथी बात यहाँ आती है अर्थ संबंधी, अर्थ और मुद्रा से संबंधी विषय, जैसे वाणिज्य, व्यापार, बैंकिंग प्रणाली, LIC प्रणाली, बीमा, उद्योग, शेयर मार्केट वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा, देश की रक्षा संबंधी जितने भी क्षेत्र हैं विषय, जैसे सेना है, पुलिस है, NCC है, बॉर्डर पर मतलब सीमा सुरक्षा दल है, हमारा गृह रक्षक दल है, हमारी वायु सेना है, हमारी थल सेना है, हमारी जल सेना है। ये सारी की सारी बातें इसके अंतर्गत आएंगी। और उसके उपरांत छठी है विधि कायदा संबंधी विभिन्न क्षेत्र, जैसे संसद है, विधानसभा है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, न्यायपालिका, न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। ये सारे के सारे विधि और न्याय क्षेत्र से संबंधित हैं। तहसील है, कलेक्टर है, वो सारी चीज़ें इसमें है अंतर्गत आती हैं। और उसके उपरांत मानविकी संबंधी विषय हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, विभिन्न कलाएं उसमें आती हैं, नृत्य कला, गायन कला, अभिनय कला, काव्य कला, मनोविज्ञान, दर्शन। ये सारे के सारे क्षेत्र हैं, यह प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपको ये सारे विषय समझ लेना अत्यंत ज़रूरी है। इसके उपरांत हम कल की तासिका से कार्यालयीन कार्यविधि की वीडियो भेजेंगे। कल की तासिका नहीं होगी, मैं केवल वीडियो भेजूंगा जो BCom के लिए बनाया गया था। उस वीडियो को देख करके आप नोट्स निकालेंगे, और आज भी ये भी वीडियो जो हम डाल रहे हैं उनको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास 1.5 GB का डाटा केवल होता है और 3-3, 4-4 पीरियड लेने पड़ते हैं। तो लगातार 40 मिनट, 45 मिनट की जगह हम आधे घंटे तक की एक तासिका ले सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंदी, जय नागरिक। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।